नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयुर्वेदा के ऊपर है। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये आएगा कि जी हम तो बैंकिंग के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर बनाते हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक आयुर्वेदा क्यों है। और आज मेरे साथ डॉक्टर विक्रम चौहान जी हैं जो मेरे लिए भगवान हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह से मेरी खुद की स्टोरी है। आज से 2.5 साल पहले, मतलब इतने सारे वीडियोस बनाए, कभी मैंने वीडियोस में डिस्कशन नहीं किया। 2.5-3 साल पहले मुझे एक डिजीज़ होगी और उस डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है। मतलब आप उस डिजीज़ को एक तरह से रोक सकते हो, बढ़ने से रोक सकते हो, लेकिन उसे आप ठीक नहीं कर सकते। डिजीज़ का नाम था अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें कंटिन्यूअसली जो बॉडी का वेट है वो गिरता रहता है। मेरा खुद का वेट 87 kg था। मतलब मेरे इतने मोटे गाल थे, ठीक है, मतलब अच्छा खासा वेट दिखता था। धीरे धीरे करके 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर वो वेट गिरते 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 58 kg पे आ गया था। आपको मैं मतलब बड़े दिल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, कुछ एक पुरानी वीडियोस दिखाता हूँ जो 2.5-3 साल पुरानी वीडियो है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें आप मेरा एक बार वेट देखो और अब अगली वाली ये वाली वीडियो आप चेक करो और इसमें एक तरह से बॉडी का वेट देखो। अब वीडियोस में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। काफ़ी बार कमेंट्स भी आते थे कि सर आप ठीक तो हो, हेल्दी तो हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अगर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा हो तो आपको वो मतलब कष्ट आया भी होता है ना तो वो भी टल जाता है। तो ऐसे ही जब ये डिजीज़ मुझे हुई तो स्टार्टिंग में मैं, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल में जाके सिग्मोइडोस्कोपी होती है जिसमें वो चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ इंटेस्टाइन में कितने छाले हो गए हैं, ठीक है जी, अल्सर्स जिसको बोलते हैं। तो जब वो रिपोर्ट आई तो बहुत सीवियर लेवल का अल्सरेटिव कोलाइटिस मेरे को था कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन के अंदर छाले हो गए थे, ठीक है जी। तो टेस्ट हुए, स्टीरॉइड्स खाने पड़े, दवाई शुरू हुई। बट 1 महीने के बाद, 1 महीना मैंने दवाई खाई और उसके बाद मेरी वाइफ ने ऐसे वीडियो देखी और देखा कि इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदा के अंदर है। तो आयुर्वेदा के अंदर इलाज था। तो मैं अब मोहाली में रहता हूँ, तो मोहाली में एक बहुत फेमस मेरे को लगा कि ठीक है, वो देख करके काफ़ी लोगों से भी मैंने मतलब पहले कंसल्ट किया और मैं डॉक्टर साहब के पास पहुँच गया। तो जब मैं तो क्या गया, मेरी वाइफ ने धक्का किया कि चलेंगे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो जब मैं आयुर्वेदा मेडिसिन जब इनके क्लिनिक पे गया सर के, तो वहाँ पे जा करके मेरे को ऐसा था कि जब अंग्रेजी दवाई काम नहीं कर रही, ठीक है जी, स्टीरॉइड काम नहीं कर रहे, तो ये चूरन की गोलियाँ क्या काम करेंगी। मतलब मैं बिल्कुल उस मन से गया था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बट फिर भी मैं गया, धीरे धीरे करके दवाई भी लिखवाई। मुझे ये था 1 आध महीना खा के पता नहीं कंटिन्यू करूँगा कि नहीं करूँगा। तो 1 साल तक, ठीक है, क्योंकि मेरे को सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस था, 1 साल तक मुझे कुछ फर्क भी नहीं दिखा। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेट कंटिन्यूअसली लूज हो रहा था तो कुछ फर्क भी नहीं दिख रहा था। बट फिर भी मैं बस खा रहा था कि वाइफ कहती थी कि खा लो, क्या पता और लोग ठीक हो रहे हैं, आप भी ठीक हो जाओ। तो 1 साल तक मैंने बिल्कुल मन से जो है नहीं खाई। बट धीरे धीरे सिम्टम्स में खुद को फील होने लगा कि कुछ तो फर्क आ रहा है, कुछ तो फर्क आ रहा है। अब मैं एक बार आपको ना ये रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ। एक ये आपको स्क्रीन पे दिखेगी। पहली जो रिपोर्ट है ये 5 अगस्त 2023 को, ये मेरे को जो सिग्मोइडोस्कोपी हुई, आप इस रिपोर्ट में देखो पूरी इंटेस्टाइन में कितने सारे अल्सर्स हैं। ये रेड एरिया जो है ये सारे अल्सर्स हैं, छाले हैं, ठीक है जी। और फिर ये 2-2.5 साल के बाद 18 अगस्त 2025 को यही मेरा नाम देखो, दोनों में नाम लिखा हुआ है अंकित मदान, ठीक है जी। एक में देखो 29 साल एज लिखी है, दूसरे में 31 ईयर्स एज लिखी है। दोनों में सेम हॉस्पिटल से ही जो है मैंने ये रिपोर्ट कराई है। अब इसके अंदर आप चेक करो कि ऑलमोस्ट 70% जो अल्सर्स हैं वो ठीक हो गए हैं। सिर्फ ये जो रेक्टम वाला एरिया है यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% क्योर हो गई है, बट ये देखो यहाँ पे थोड़े बहुत अल्सर्स रह गए। अब यही चीज़ अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल के या बड़े से बड़े गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखाओगे जो अंग्रेजी दवाइयों पे डील करते हैं, वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं। वो ये कहेंगे कि जिस बीमारी का क्योर ही नहीं है, आप एक भी अल्सर नहीं ठीक कर सकते, अगर आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हो तो ये क्योर हो कैसे गए। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरे लिए तो मेरे भगवान है सामने, ठीक है। तो विक्रम चौहान जी है सर, थैंक यू। पहली चीज़ तो आप हमारे पॉडकास्ट में आए और ये वीडियो एक इमोशनल वीडियो है मेरे लिए, तो ठीक है। तो मेरा खुद का मन था कि क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, बट हम आयुर्वेदा को प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने फील किया जिस बीमारी का इलाज नहीं है वो मेरी बीमारी ठीक हुई, ठीक है। क्योंकि सर मेरा तो कोई सेगमेंट भी नहीं है, मैं तो फाइनेंस के ऊपर हम बात करते हैं, बट आयुर्वेदा के ऊपर मेरे कुछ एक सवाल है सर, ठीक है। डेफिनेटली एक एक करके मैं सर आपसे सवाल पूछूंगा ताकि लोगों का भी ट्रस्ट बने,
ठीक है, और दिल से सारे सवाल हैं ओपन। ठीक है, पहला तो मेरा सवाल है कि जो ये पेट की बीमारियां हैं, किसी को IBS, IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये तो मैंने अपनी आंखों के आगे देखा क्योंकि मैं आपकी क्लिनिक पे आता था कि आयुर्वेदा में चाहे आपका क्लिनिक हो या आयुर्वेदा में जो और भी बड़े नाम है लाइक पतंजलि या जो भी हैं, ठीक है, उन पे भी मैंने देखा लोगों को कि लोग इन बीमारियों से तो ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या नंबर 1 कि हर एक बीमारी का इलाज आयुर्वेदा में है या फिर कुछ एक स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिनका इलाज आयुर्वेदा में है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अंकित जी। आपका चैनल जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, पर आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया कि मैं लोगों को ज्ञान दे सकूं आयुर्वेद का। आयुर्वेद हमारे इंडिया की जो है ना ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, हज़ारों साल पुराना, छुपा रहा, दबा रहा। कई देशों ने हम पे राज किया, कई अटैक्स हुए हमारे कंट्री पे, कल्चर चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। उस वजह से आयुर्वेद जो है दबा रहा, और अगर कोई साइंस जो है उसमें अगर दम ना हो तो वो दब जाती है। परंतु ये फिर उभर कर आया, कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि ये हमारी साइंस है और इससे हम ठीक हो सकते हैं। तो आयुर्वेद जो है इस यूनिवर्स को ना एक देखता है, इंसान को भी और यूनिवर्स को भी। तो जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में एनर्जीज आप देखते हैं वही हमारे शरीर में। तो अगर हमारे शरीर में कोई एनर्जी का इम्बैलेंस होगा तो उसका इलाज जो है इसी दुनिया में अवेलेबल है। तो हम लोग बीमारियों के पर्टिकुलर नाम जो है ना, जो लंबे चौड़े नाम आजकल इंग्लिश में, इंग्लिश साइंस में लिखे गए हैं कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, ये सार्कोइडोसिस है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये ब्लड कैंसर है, या ये है, ये। उसको हमारे आयुर्वेद में डिफाइन कैसे किया गया है कि ये रक्तपित्त है, ये रक्त अतिसार है, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और उसको वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से जोड़ा गया है। ये वात का इम्बैलेंस हो गया तो ये बीमारी होगी, पित्त का हो गया तो ये, कफ का हो गया तो ये। तो हमने आयुर्वेद में करना क्या है कि गर्म चीज़ें जो हैं, गर्म बीमारियों से, गर्म चीज़ें खाने से गर्म बीमारियां हो जाती हैं, ठंडी चीज़ों से ठंडी बीमारियां हो जाती है। तो हमने उसका बैलेंस कर देना है, तो बीमारियों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बड़ी बेसिक सी नॉलेज और कॉमन सेंस हमें चाहिए होती है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल ग्रंथों में, वैदिक नॉलेज में, वैदिक साइंस में लिखी गई है, तो बहुत भयंकर बीमारियां हैं जिनको हम लंबे चौड़े नाम देते हैं, वो भी आयुर्वेद में आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से उनके ऊपर अच्छा इलाज संभव है। तो वो करना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। हम लोग जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं वो इसको नहीं पढ़ते। जैसे आपने बताया ना कि मैं तो गया था कि ये तो चूरन चटनी होगा, इससे क्या होगा। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो भी यही सोचते हैं, वो डरते हैं कि हमारे, वो बुरा नहीं सोचते पेशेंट का, वो भी चाहते हैं कि हमारे पेशेंट का नुकसान ना हो। तो इसलिए पेशेंट को बोलते हैं कि कहीं आयुर्वेद में फंस मत जाना, कहीं आयुर्वेद की दवाई मत खा लेना। वो इसलिए कहते हैं कि उनको लगता है कि शायद आयुर्वेद से और ख़राब हो जाएगा, कोई गलत दवाई ना मिल जाए इनको। परंतु ऐसा नहीं है। अगर अच्छे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास आप जाते हैं और आप उस प्रैक्टिशनर के पास, उसका पेशेंट का अच्छा डेटाबेस है, रिकॉर्ड है, और उसका एक्सपीरियंस है कि वो ठीक कर रहा है पेशेंट्स को, तो उसको ओपनली स्टडी करो, ओपनली उससे मिलो और उससे ज्ञान लो। बिल्कुल, मैं तो हमेशा इनवाइट करता हूँ। मुझे सर एक चीज़ और पूछना है आपसे कि अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर, देखो सिंपल सी चीज़ है, आज की डेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ है सर, हाँ जी, कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आयुर्वेदिक, जिसे हम देसी दवाई बोल देते हैं, छोटे से छोटे गाँव में, छोटे शहरों में कोई ना कोई एक क्लिनिक खोल के बैठा है, तो हम उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं सर? मतलब इसका कुछ मेरे को वो बताओ कि कैसे, किस डॉक्टर पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे देसी दवाई सही मिलेगी। काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि देसी दवाइयों में भी लोग कुछ स्टीरॉइड्स मिला रहे हैं, हाँ, उससे भी रिलीफ, अब वही चीज़ है, नाम देसी दवाई है, उसमें अंग्रेजी दवाई मिलाई हुई है जो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है। तो उसको कैसे हम देखें कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, या फिर कैसे ट्रस्ट करें उसके ऊपर? आजकल के ज़माने में ऐसे मिलावट करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज हैं, टेस्ट हो जाते हैं, ओके, सारा निकल आता है कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। इसलिए आजकल, पहले पुराने ज़माने में या कोई ओपन दवाइयाँ दे रहा है, ओपन मतलब लूज चूरन दे रहा है, उसको आप डाउट कर सकते हैं कि इसमें चूरन में कुछ मिलावट हो सकती है। अदरवाइज दवाइयाँ सारी टेस्टेड होती हैं। अगर आप सर्टिफाइड पैकेज दवाई है, प्रॉपर आयुष से सर्टिफाइड है, प्रॉपर लेबल्ड है और उस पर सब लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष डिपार्टमेंट बनाया है, उससे लाइसेंस दिए मैन्युफैक्चरर्स को,
तो जो अगर दवाई जिस पे लेबल है, प्राइस लिखा है, तो वो जेन्युइन दवाई है। अगर उसका टेस्ट भी करवाया जाए तो साफ निकलेगी, ठीक निकलेगी। दूसरा, स्टीरॉयड खिलाने से सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। अगर हम स्टीरॉयड खिला कोई पेशेंट आया हमारे पास और स्टीरॉयड ही खा रहा है वो पहले से ही, तो और फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तभी तो हमारे पास आया। करेक्ट बात। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेशेंट आते हैं स्टीरॉयड खा रहे होते हैं और हम उसके स्टीरॉयड छुड़वा देते हैं और आयुर्वेद की दवाई देते हैं जो कि छुपी नहीं है। अब बेल का फल जो है वो छुपा थोड़ा हो, तो सारी दुनिया को पता है कि बेल का फल ही है, तो फल से क्या डरना। सही बात सर, है ना। बेलगिरी का चूर्ण अगर मैं दूंगा आपको तो उससे क्या डरना। कई लोग कहते हैं ये त्रिफला जो है मैं खा सकता कि नहीं। मैंने कहा आप इसमें पूछने की जरूरत है क्या। त्रिफला मतलब 3 फल, तो फल खाने से पहले आप किसी को पूछते हो, तो त्रिफला खाने से क्यों डरते हो। तो लोगों को लगता है कि ये दवाई है, पता नहीं क्या करेगी हमारे अंदर जाके। सर मेरे साथ भी ऐसा ही था। अब जैसे ये जो मेरी डिजीज़ है ये गर्मी की वजह से हो जाती है, शरीर में गर्मी की वजह से। तो उसमें जैसे आपने दूर्वा घास सजेस्ट किया, नीम कह रहा हूँ, शीशम सजेस्ट किया, तो वो चीज़ स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा होता था कि यार ये पत्ते वत्तों की दवाइयाँ, अब शीशम के रस का आप उससे क्या ठीक होगा जब वो अंग्रेजी दवाई जो मेडिसिन है वो नहीं ठीक कर पा रही। हाँ, तो इससे बट स्लोली ये तो सर मैं अपना प्रैक्टिकल, ये तो मेरे साथ, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे साथ उसका रिजल्ट आया कि मेरी जो डिजीज़ वैसे ही सर जो ठीक ही नहीं हो सकती वो ऑलमोस्ट 70% ठीक हो चुकी है। तो सर वही एक रीज़न है। बट एक चीज़ और है सर, मेरा एक नोन है, ठीक है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है सर, ठीक है जी। उनकी डायलिसिस होती है रेगुलर, क्रेटेनाइन उनका आई गेस 20-23 है। अच्छा, तो इवन डायलिसिस के बावजूद भी। हाँ, तो सर लेकिन उसके अंदर मैंने, जैसे मेरी ये डिजीज़ ठीक हुई आपके पास, ठीक है, तो एक बार ऐसे डिस्कशन हम कर रहे थे, तो मैंने उनको ये बोला कि देसी दवाई लेकर के देखो क्या पता ठीक हो जाए भी। जो आप डॉक्टर को दिखा रहे हो दिखाते रहो, उसको मत छोड़ो, ठीक है। बट मैंने उनको ये बोला कि आप एक बार देसी दवाई ट्राई करो, क्या पता ठीक हो जाए। क्योंकि मेरा ठीक हुआ तो मुझे ऐसा होता है कि जो भी दिखता है मैं उसको बोलता हूँ देसी दवाई ट्राई करो। बट उन्होंने मेरे को ये रिप्लाई किया कि सब खा के देखा है, 2-2.5 साल हमने देसी दवाई पे भी मत्था मारा है, तो उनका क्यों ठीक नहीं हुआ फिर। और जैसे हम कहते हैं ना कि देसी दवाई में हर चीज़ का इलाज है ना, या आयुर्वेदा में हर चीज़ का इलाज है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आयुर्वेद में सब चीज़ों का इलाज है। आयुर्वेद में भी लिखा गया है कुछ डिजीज़ हैं वो असाध्य है। अच्छा। कुछ डिजीज़ हैं वो याप्य है। याप्य मतलब मुश्किल से ठीक होने वाली। कुछ डिजीज़ हैं जो साध्य है। साध्य मतलब आसानी से ठीक होने वाली। तो जिन डिजीज़ में बड़ी मुश्किल से ठीक होती है या असाध्य भी कहा गया है, वो भी आजकल युक्ति से अगर आप अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करो, आयुर्वेद के वैद्य जो हैं आजकल के डॉक्टर्स हैं, जैसे मैंने MD किया है हर्बल फार्माकोलॉजी में, हर्ब्स के ऊपर स्टडी किया है, तो अगर वो आप युक्ति लगाते हैं तो पुराने ग्रंथों में जिस बीमारी को असाध्य भी लिखा गया है उसको भी साध्य किया जा सकता है अपना माइंड अप्लाई करके, अपनी नॉलेज को अप्लाई करके। तो हमने देखा है प्रैक्टिकली बहुत सारी बीमारियां हैं जो असाध्य की कैटेगरी में थी, तो वो याप्य हो गई। याप्य मतलब मुश्किल से ठीक होने वाली, जिनको 1 साल लगा, 6 महीने लगे, पर वो ठीक हो गई। तो ऐसे एक ITP नाम की बीमारी है ना, तो वो ठीक हो जाती है। वो मैंने देखा अपने। उसमें क्या होता है? उसमें क्या है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड निकलता रहता है और जितने मर्जी स्टीरॉयड खिला लो। अब अगर स्टीरॉयड ही खिलाने हो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में घोट के, तो फिर तो स्टीरॉयड से तो वो ठीक होता ही नहीं है। तो स्टीरॉयड की जरूरत नहीं है, दूर्वा घास से ठीक हो जाता है। दूर्वा घास देते हैं और शीशम के पत्ते का रस देते हैं। अब ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, इनमें डिवाइन पावर है, तो ये ठीक होती हैं। पुराने महाभारत में, रामायण में कितनी औषधियाँ यूज़ की गई हैं। रामायण में आपने सुना हो, सुषेण वैद्य ने बोला संजीवनी बूटी लेके आओ, है ना। तो संजीवनी बूटी वो लाए, तो संजीवनी बूटी के लेप से वो ठीक हो गए। तो ऐसे अगर आप आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करते, इसका मतलब हमारी वैदिक परंपरा पे आप विश्वास नहीं करते, इसका मतलब हमारी संस्कृति पे विश्वास नहीं करते, इसका मतलब हमारे वेदों पे, हमारे कल्चर पे, इंडिया के कल्चर पे, रामायण पे भी फेथ नहीं करते। तो फिर ये वहाँ तक बात चली जाती है कि हमारे जो वेद है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पिछले 500-700 सालों में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई, परंतु फिर उभर के आ रहा है। अब आयुष के बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन गई है, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वर्ल्ड वाइड लोग जो हैं, फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हमारे जैसे डॉक्टर से मिलते हैं आके। तो मेरे को एक चीज़ ये बताओ, आप क्या रिकमेंड करते हो? मान लो किसी को भी, भगवान ना करे, किसी को भी कोई डिजीज़ हो, सब स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डिजीज़ होती है पहली बार, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि वो डायरेक्ट आयुर्वेदा पे आए या टेस्ट कराता रहे
इंग्लिश डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में कंसल्ट करने के साथ साथ इंग्लिश मेडिसिन खाने के साथ साथ पैरेलली वो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाए, मीन उसको किस तरीके से चलना चाहिए? क्या बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल मेन एम है। आप हेल्दी हैं, मान लो मैं हेल्दी हूँ, अगर मैं अनहेल्दी होने की कोशिश करूंगा तभी अनहेल्दी होऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रात को पार्टियां करूं, शराब पीऊं, देर रात जागूं, रिफाइंड खाऊं, तला हुआ खाऊं, पैकेज फूड खाऊं, जंक फूड खाऊं, शराब पीऊं, तब जाके मैं बीमार होऊंगा। तो ये जो हमारा दिनचर्या, ऋतुचर्या और ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो मैटर करता है। आयुर्वेद कहता है आप बीमार ही नहीं हो सकते। सबसे पहले आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करो ना, आयुर्वेद और योग, इसके प्रिंसिपल्स फॉलो करो, यू विल नॉट फॉल सिक। अगर आप फिर भी आपने कोई अपने इंद्रियों का दुष्प्रयोग किया, राइट, तो जैसे आप जो जुबान है हमारी, इसका दुष्प्रयोग करते हैं ना, मिठाइयाँ खाते हैं, तला भुना खाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। या अपना दिमाग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम बोलते हैं, पर उसको समझते नहीं। हम अक्सर गुस्सा करते हैं, हम अक्सर लोभ में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, कंपटीशन में फंस जाते हैं, एंगर में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। आपके फील्ड में, स्टॉक मार्केट में कितना लालच में फंस जाते हैं लोग, है ना? डर जाते हैं, घबराहट आ जाती है, एकदम से पैसे निकाल लिए, एकदम से डाल दिए, तो स्ट्रेस आ गया ना। तो ये क्या है? ये भय ही तो है। तो इससे क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, और हार्ट अटैक आएगा, और या बीपी शुगर बढ़ जाएगा। तो ये सब बीमारियां इन सब इमोशन से भी जुड़ी हुई है। खान पान से, इमोशन से, उससे स्लीप नहीं होगी, स्लीप से आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 कारण बताए हैं हमारे आयुर्वेद में कैसे आप ठीक रह सकते हो। अपनी डाइट ठीक रखो, अपनी निद्रा ठीक रखो, स्लीप, और ब्रह्मचर्य मतलब अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो, अपने इंद्रियों को बस में रखो, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। और अगर आप बीमार पड़ गए, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अगर आतुर बन गए, आतुर मीन्स पेशेंट, अगर आप पेशेंट बनी गए इन सब अपने कर्मों से, तो फिर आपका इलाज आयुर्वेद में संभव है। कैसे संभव है? उसको ठीक करो, निदान परिवर्जन करो। निदान मतलब जो कारण है उसको दूर करो। तो जो भी ये कारण है, स्ट्रेस के, एंग्जाइटी के, फियर के, जो फीलिंग्स हैं, उनको ठीक करो, डाइट को ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। परंतु हम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम मॉडर्न हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पे जाके गोली खाएंगे तो हमारा डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा और हमारे एंगर भी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? दिन रात हमारा लालच कैसे ठीक होगा? गोली खाने से नहीं होगा ना। तो गोली खानी है, खाओ, डॉक्टरों के पास जाओ, काउंसिल कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, सब कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अंडरस्टैंड करो कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारी सोच हमें किधर ले जा रही है, हम खाना क्या खा रहे हैं, हम सो क्यों नहीं रहे समय से। जानवर तो सो जाते हैं, शाम को जब सूरज चला जाता है तो उनको पता लग जाता है सूरज गया, हम भी जाएं। हम लोग क्या करते हैं? सूरज चला जाता है, परंतु हम लोग सोचते हैं कि अब हम पार्टी करने जाएं। दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, रात को पैसा उड़ा देते हैं, शराब पी लेते हैं, नाच गाना करते हैं और गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो सेहत कहाँ से मिलेगी? सेहत तो अपने सद्वृत्त से मिलेगी, अपना लाइफस्टाइल डिसिप्लिन करने से मिलेगी। तो बीमारियां कहाँ से आएंगी? नहीं आएंगी, पहले नहीं आती थी। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा एज ए सोसाइटी, और हमारा हेल्थ का बजट भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा अगर लोग योग और आयुर्वेद के सिंपल प्रिंसिपल्स को समझने लग जाए और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने लग जाए, तो कोई बीमारी होगी नहीं। एक चीज़ और है, 2 सवाल हैं। पहला तो कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं? पहला तो ये सवाल है इसका। नहीं, सस्ती भी होती है। नहीं, बहुत महंगी है सर। आपकी तो बहुत महंगी। हमारी प्लेनेट आयुर्वेदा की दवाइयाँ हैं, उसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड हमने बनाया है। जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड मेडिसिन है वो थोड़ी महंगी है, क्योंकि वो यूरोप और अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करते हैं। और वहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हैवी मेटल टेस्टिंग होती है, पेस्टिसाइड टेस्टिंग होती है, माइक्रोबियल एनालिसिस होते हैं, कि वो हमारे इंडिया में ज़रूरी नहीं है वो करने, बट वो कॉस्ट ऐड हो जाती है आपको। अगर मान लो हम कोई चीज़ वहाँ अमेरिका भेजना चाहते हैं या यूरोप भेजना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्लांट है, जड़ी बूटी है, यहाँ पे नीम ले लिया, नीम के पत्ते लिए, उसको चूरन बनाया, पी लिया, खा लिया, सस्ता हो गया। अगर हमने अमेरिका या यूरोप भेजनी है, नीम का पत्ता लिया, 10 किलो पत्ता लिया, उसको सबसे पहले उसका एक्सट्रैक्ट बनाया, उसको बनाया 1 किलो, तो पहले तो 10 गुना कॉस्ट वहीं बढ़ गई।
ठीक है ना, उसका जब एक्सट्रैक्ट बन गया फिर उसको उसके अंदर टेस्ट किया, या हल्दी ली, हल्दी के अंदर टेस्ट किया कि इसके अंदर करक्यूमिन कितना आया, उसके अंदर जो एक्टिव अल्कलॉइड है, ठीक है, मान लो नेचुरली उस जड़ में 7% था, 5% था, जो कि 5% ही होता है हल्दी में करक्यूमिन, ठीक है। अब ये टेक्निकल आपको नहीं पता होगा, हमने उसको स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट बनाया, ठीक है, 10 किलो से 1 किलो बनाया, फिर उसको 95% तक उसको शुद्ध करते रहे। ठीक है। जैसे गोल्ड होता है ना 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22, तो नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं है, वो तो अपने ज्वेलर के पास जाता है विश्वास करके, तो ज्वेलर उसको जो देता है वो ले लेता है, ठीक है ना। आजकल तो खैर लैब्स भी आ गई, परंतु फिर भी अभी भी ट्रस्ट चल रहा है। ऐसे ही हमारे औषधियाँ हैं, मेडिसिन हैं, हम उनको स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर उनके टेस्ट कराते हैं, माइक्रोबियल एनालिसिस, हैवी मेटल एनालिसिस, पेस्टिसाइड एनालिसिस, और उनके सारे एनालिसिस करके फिर हमें यूरोप भेजनी होती है। ओके। तो ये सारे टेस्ट जो है, तो आप उसकी प्योरिटी बढ़ाते हो? प्योरिटी बढ़ाते हैं, पहले तो उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं कि प्योरिटी वाकई में हो गई प्योर कि नहीं हुई। तो फिर जैसे आप, मैं अपनी, अब जैसे शिलाजीत है, हाँ, पहाड़ों में गए, हिमालय से जाके उखाड़ के ले आए, वो जो भी पदार्थ मिला उसमें कंकड़, पत्थर, है ना, पक्षियों की बीट, और ये सब मिला होता है। वो अगर आप लेके उसको घोल के आपने दे दिया किसी पेशेंट को, अब उसके अंदर हैवी मेटल भी हो सकता है, उसके मतलब और भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप उसको प्योरीफाई नहीं करते, प्रोसेस करके उसको उसमें से टॉक्सिन्स निकालते ही नहीं, फिर उसको टेस्ट क्यों नहीं करते, अगर लैब में, हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं अपने शिलाजीत को, तो लैब में टेस्ट करके पता लगता है, और उसमें देखते हैं कि इसमें ह्यूमिक एसिड वैल्यू कितनी आई, इसमें असली कारगर जो चीज़ इसके अंदर है वो है भी है तो कितनी है। राइट। तो ये सब एक टेस्ट है, ये आम लोगों को नहीं पता। हाँ राइट। जैसे अब आपने ये बात करी तो इससे एक सवाल मतलब बनता है कि आप कह रहे हो कि आप उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकालते हो, बट जैसे पहले के लोग कहते थे कि किसी पेड़ पे फल लगा है, तोड़ो और खा लो, या मान लो नीम के पत्ते अक्सर लोग खा लेते हैं, मॉर्निंग में तोड़ा खा लिया, शीशम खा लिया, तो लोग कहते हैं बल्कि नेचुरली पेड़ से अगर फल तोड़ो, पत्ते तोड़ो, उसमें B12 होता है। बिल्कुल ठीक तो है। फिर वो खाना चाहिए कि उसको वॉश करके, या उस पर क्या थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहे हैं, बट नहीं, सबसे पहले बताऊंगा, B12 सभी पत्तों में नहीं होता, अच्छा, सभी जगह नहीं होता। दूसरी बात, पहले के ज़माने के जो पेड़ थे ना, उनके आगे पीछे से इंडस्ट्री उनके आसपास नहीं थी, उनके आसपास कोई कारें नहीं थी निकलती। अब आजकल देखो कितना पोल्यूशन है, आपकी गाड़ी में से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, और मीथेन, कई गैसेज निकल रही हैं, कई हैवी मेटल ही निकल रहे हैं, तो वो जाके कहाँ जाते हैं, पत्ते में जाके चिपक जाते हैं, इतना पोल्यूशन उन पे पेड़ों पे गिरता है। तो उन पेड़ों से हम अगर लेंगे, या ज़मीन के अंदर से पेड़ चूस लेते हैं, अगर आपने किसी इंडस्ट्रियल लैंड से उनमें प्लांट लगा दिया नीम का, ठीक है, आसपास कोई इंडस्ट्रियल केमिकल लगी है, और नीम के पेड़ में सारा केमिकल अंदर चला जाएगा, और आपने वो पत्ता खा लिया तो आपका केमिकल अंदर चला गया। परंतु हम क्या करते हैं, हम पत्ते को टेस्ट करते हैं कि इसमें केमिकल तो नहीं है, और हमें पता लगता है कि ये इंडस्ट्री से आया था, प्लांट के इंडस्ट्रियल एरिया से आया था, या ये जंगल में उगा था, या किसी फार्मर ने खुद से ऑर्गेनिक खेती करी है। तो हम पहले देखते हैं, कोई फार्मर्स को ट्रेन करते हैं, उनकी खेती ऑर्गेनिक है नहीं है, तो उस हिसाब से चलते हैं, और उनकी खेत भी कहीं दूर होने चाहिए सिविलाइजेशन से। अच्छा एक चीज़ बताओ सर, जैसे मान लो किसी को कोई डिजीज़ है, लेट अस सपोज कोई भी पकड़ सकते हो, ठीक है, और आपके पास वो ट्रीटमेंट के लिए आया, आपने उसको दवाइयाँ दे दी, सेम डिजीज़ का एक और पेशेंट आता है, तो आयुर्वेदा में क्या कुछ कैलकुलेशन है पेशेंट को देख के कि वही सेम दवाई चलती है, कि अगर यही बीमारी है तो सबके लिए यही सेम दवाई चलेगी, तो उसमें आप कैसे? हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाई है, हर पेशेंट के लिए। ज़्यादातर ऐसे केस होते हैं कि जो किसी पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, किसी की अलग होती है, ठीक है, हर की अलग अलग तसीर है, तसीर बोलते हैं ना। हाँ ठीक है जी। किसी कोई गर्म मिजाज का आदमी है, कोई ठंडे मिजाज का आदमी है, तो हर आदमी को एक ही मेडिसिन तो नहीं चलेगी। बिल्कुल। तो गर्म वाले को गर्म देंगे तो और गर्मी आएगी, यस। तो ठंडे वाले को ठंडी दे देंगे तो और ठंड में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो तसीर है ना, वो हम उसकी देख लेते हैं। अगर हमें ना समझ में आए फिर हम उसकी नब्ज देखते हैं। ओके। तो पल्स देखना जो है आयुर्वेद में, इट्स ए टेस्ट, इट्स ए पैरामीटर, उससे हम टेस्ट कर लेते हैं इसकी तसीर क्या है, इसको क्या सूट करेगा क्या नहीं। ये कहते हैं ना, एक कहावत है, पंजाबी की कहावत है, माँ किसी लिए वादी किसी लिए स्वादी। तो माँ की दाल है, किसी के लिए तो वाई वादी करती है और किसी के लिए स्वाद है। तो किसी को सूट करती है, किसी को नहीं सूट करती, क्योंकि उसकी प्रकृति, अगर जिसकी वायु वाली होगी तो उसको गैस बनेगी, जिसकी नहीं होगी उसको नहीं बनेगी। आयुर्वेद किस
उस पे काम करता है? जैसे मुझे इतना डीपली नहीं पता, जैसे वो कहते हैं ना कि बॉडी को 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ही पूरी साइंस है आयुर्वेदा। वो थोड़ा सा अगर आप समझाओ सर कैसे काम करता है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलके बना, आयुर और वेद। आयु मीन्स लाइफ, वेद मीन्स नॉलेज, राइट, जीवन का ज्ञान। तो जीवन में बहुत कुछ आता है। जीवन में आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मन, आत्मा, इंद्रिय और शरीर, ये सब मिला करके आपका शरीर बनता है, पुरुष बनता है, जिसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो जब तक आपका मन, आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न है तब तक आप हेल्दी हो। ओके। तो आयुर्वेद कहता है कि 5 तत्वों से ये सारी सृष्टि बनी है, ठीक है। सारा यूनिवर्स, पूरा जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों से मिलके बना है। यस। तो हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये माइक भी उसी 5 तत्वों से मिला है। ये सारा वर्ल्ड यूनिवर्स 5 तत्वों से मिला, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब इसमें आत्मा डाल दो तो बन गया लिविंग शरीर, है ना। अब 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। हम मरते नहीं है, हम लोग जिंदा रहते हैं। तो 5 तत्व हैं, 5 तत्व मिल गए, फिर 5 तत्व बन गए, फिर मिल गए, फिर 5 तत्व बन गए। तो 5 तत्व तो यही रहे, मैटर जो है वही रहेगा। तो जो एनर्जी है, जो सोल है, वो एक एनर्जी है, वो आती जाती रहती है। तो ये आयुर्वेद कहता है। तो जो आपका फल है, फ्रूट है, जड़ी बूटी है, कुछ भी आपने खा रहे, वो भी 5 तत्वों से ही मिला है। अगर किसी के पेट में पानी भरा हुआ है, किसी की बॉडी में वाटर रिटेंशन है, तो जल ज़्यादा तत्व बढ़ गया, तो अगर उसको जल पिलाएंगे और या उसको खीरे खिलाएंगे, खीरा या वाटरमेलन खिलाएंगे, तो जल तत्व और बढ़ जाएगा, बिल्कुल, पानी हैवी हो जाएगा। तो एक प्रिंसिपल है, सर्वदा सर्वभावना स्मन्य वृद्धि कारणम। सभी भावों की बढ़ोतरी का जो कारण है, सिमिलर चीज़ होती है। ओके। मान लो आपने 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा दिया, आपकी भाषा में समझाता हूँ, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो अब उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। हाँ। आपने एक भाव दिया और जैसा भाव दिया वैसे ही फल मिलेगा। आपने 10 करोड़ दे दिया या 1 करोड़ दे दिया, तो 1 करोड़ का वो 1 करोड़ 1 लाख हो गया, 1 करोड़ 2 लाख हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे ही पानी में अगर जल आपने पहले से ही भरा हुआ है और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं है, और पानी पीते गए, या मीठा आपकी कफज प्रकृति है मान लो, तो आप मीठा खाते रहो, रसगुल्ले खिलाओ, गुलाब जामुन खाओ, मिठाइयाँ खाओ, गेहूं की चपातियाँ खाओ, राइस खाओ, राजमा चावल ही खा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, आपका पेट बढ़ने लग जाएगा। काम आप करते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, जिम जाते नहीं, सैर करते नहीं, तो क्या होगा, एक तो आपने मूल राशि जमा कर दी, फिर उसके बाद आप चाहे ना भी काम करो, आपका मोटापा फिर भी कम नहीं होने वाला, क्योंकि उस पर ब्याज लगेगा फैट के ऊपर, है। तो इसलिए पिघलाना बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल याद रखो, आयुर्वेद के बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। सिमिलर चीज़ों से सिमिलर चीज़ें बढ़ती हैं। कहीं पर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए पेट्रोल नहीं डालना। समझ गया। कहीं पे जलन हो रही है ना छाती में, तो उसको ठीक कर क्यों नहीं होती लोगों की, कि उसके ऊपर क्या डालते हैं, शराब। यहाँ पे पहले ही आग लगी है, उस पर और स्पाइसी फूड डालते हैं, है ना। तो फिर भी पता नहीं लगता कि मैं यार मेरे को एसिडिटी हो रही है, मैं गर्म चीज़ें खा रहा हूँ, स्पाइसी फूड खा रहा हूँ, फिर भी जलन क्यों नहीं ठीक हो रही। तो उस पर नारियल पानी डालो, जहाँ आग लगेगी उस पर पानी डालना पड़ेगा। तो ये आयुर्वेद के सिंपल प्रिंसिपल है। इसमें कौन सी बड़ी लॉजिकल साइंस लगानी है आपने, जो आपने कहना कि इसको इसमें स्टीरॉयड डाल दिए, इसमें ये डाल दिए, क्या जरूरत है हमें स्टीरॉयड डालने की। लाइफस्टाइल चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज कर दो, और बड़े बेसिक प्रिंसिपल से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी है, मोटापा है, उसको दूर कर सकते हो। डायबिटीज़ है, उसको रिवर्स कर सकते हो। ब्लड प्रेशर है, उसको काम कर सकते हो। कहाँ से आ रहा है ब्लड प्रेशर? आपकी सोच से, आपके डर से। माइंड का क्या रोल है सर? माइंड अगर पॉजिटिव है, लाइक जैसे होता है ना कि ये तो मस्त मोला इंसान है, इसको कुछ नहीं होता, हाँ, और उसको होता भी नहीं होता, है ना। अगर उसको कोई बड़ी बीमारी भी होगी तब भी वो मस्त मोला ही है, उसको नहीं होता। तो माइंड का क्या रोल है सर? आई मीन माइंड जो है ना, इसको चंचल बोला गया आयुर्वेद में। इंद्रियों के का गुलाम है, जो मन जिसको बोलते हैं। हमारी इंद्रियां कुछ कहती हैं कि यार मिठाई खा लो, जुबान कहती है मीठा खा लो, खा लेते हैं हम, मन कहता खा लो, बुद्धि कहती है मत खा। परंतु मन जो है बुद्धि सबकी यही बोलती है, ठीक बात, कि इंद्रियों के वश में नहीं आना। सब इंद्रियों के वश की वजह से सब लोग इन इमोशंस में फंसे हैं,
ये जो इमोशनल होके हम कुछ करते हैं ना, जो आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, मतलब उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वो कामयाब रहेगा हर फील्ड में। चाहे वो फिजिकल फिटनेस लगा लो, जो जिम जा रहे हैं उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया, डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। बट जो लोग अमीर हैं, जो पैसे से पैसा बना रहे हैं, कौन है वो, कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन। बट मेरा सवाल ये डिसिप्लिन वाले एंगल से नहीं था। मेरा सवाल ये था कि किसी को भगवान ना करे डिजीज आ गई और वो एक तो स्ट्रेस ले रहा है, है ना, उसकी बीमारी होगी और पता नहीं क्या होगा, वो कहाँ तक चला गया कि वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक सोच के एक दूसरा इंसान वही सेम डिजीज होगी बट वो चिल है दिमाग से कि जो होगा देखी जाएगी वाला पे आ रहा था। ओके, कई वो तस्वीर होती है ना, हर बंदे की प्रकृति है, ठीक है, किसी का स्वभाव कैसा, किसी में ज़्यादा वातिक प्रकृति होती है ना, वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो मन जैसे ही, मन मतलब विचार, जैसे विचार हमारे शरीर में आएंगे, जैसे मैंने, जो डिसिप्लिन लोग होते हैं उनके विचार भी कंट्रोल हो जाते हैं, उनके इमोशन एंड फीलिंग्स भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो डर की जो भावना है वो बीमारी को पैदा करती है, लोभ की भावना बीमारी को पैदा करती है। मन का रोल ये है, भय, लोभ, काम, क्रोध जो इंद्रियों से कंट्रोल होते हैं, इंद्रियां, फीलिंग्स, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, ठीक है, ऐसे है। तो आपके जो अंग हैं शरीर के, वो आपके अंग जो हैं वो आपके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, है ना, हार्मोन्स से कंट्रोल। और हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है, आपकी फीलिंग्स। आपके अंदर कोई डर की भावना आ जाए ना, आज मैं आपको डरा दूं, तो आपके हार्मोन बिगड़ जाएंगे। जैसे हार्मोन बिगड़ेंगे, लूज मोशन लग जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा। किसी को डरा दो अगर, डर के मारे उसका पेट साफ हो जाता है, पेशाब भी निकल जाता है, तो क्या हुआ उसको, उसके पेट में तो कोई खराबी नहीं है, उसका हार्ट रेट बढ़ गया। किसी शुगर वाले को अगर डर लग जाए, घबराहट हो जाए, लालच आ जाए मन में, तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी, जितनी मर्जी गोलियां खाता रहे। किसी को गुस्सा आ जाए, बार बार इरिटेबल हो, गुस्सा आता हो, उसका बीपी कंट्रोल नहीं होगा। आपने वो फिल्म देखी होगी, पता नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो था ना, उसका फादर इन लॉ था जो, है ना, उसको गुस्सा आता था, वो कंट्रोल करने की कोशिश करता था, परंतु वो वही कह रहा ना, फीलिंग है। उस फीलिंग को आप गोली से कैसे ठीक करोगे, ये मेरा सवाल है। तो गोलियां जो है एक टेम्पररी सोल्यूशन है, जो आप हॉस्पिटलों में जाते हो, टेस्ट कराते हो कि आपका हार्ट चेक करते हो कि हाँ कितना खराब हो गया, सारे टेस्ट सिर्फ इसलिए हैं कि कितना खराब हुआ, परंतु किससे खराब हुआ, इस बीमारी से। और बीमारी क्यों आई, इस फीलिंग से। और फीलिंग को क्यों आ रही है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर रहे। आपकी जो बुद्धि है आपके मन के वश में है, और मन आपकी इंद्रियों के वश में है। तो कंट्रोल कौन करेगा, आपकी बुद्धि। छोटा बच्चा होता है, उसके माँ बाप कंट्रोल करते हैं। अब आप बड़े हो गए, तो अब आपको कौन कंट्रोल करेगा, आप खुद। तो जो लोग डिसिप्लिन्ड है, जो लोग कंट्रोल करना जानते हैं अपनी इंद्रियों को, वो कामयाब है। चाहे वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में लगा लो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस में लगा लो, चाहे वो मेंटल फिटनेस में लगा लो। तो इसलिए कंट्रोल एंड डिसिप्लिन जो है मन से आता है। मन जो है वो चंचल है, उसको कंट्रोल करने के लिए बुद्धि जो है भ्रष्ट मत करो। बिल्कुल सही बात है सर। बुद्धि अपनी जागृत रखो, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, राइट। व्हेन यू आर अवेयर, व्हेन यू आर कॉन्शियस, जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आप अपनी बुद्धि को जगा के रखते हैं। और बुद्धि आपकी जानती है कि इस मन की बातों में नहीं आना, इंद्रियों की बातों में नहीं आना। यस। अदरवाइज सारी इंद्रियां आपको भटकाएंगी। आपकी आंखें बोलेंगी चलो मुझे अमेरिका की सैर करा के लाओ, मुझे वो देखना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, ताजमहल दिखाओ, मुझे केरला लेकर के जाओ, मुझे कहीं और लेके जाओ। आपकी जुबान कहीं ये खिलाओ वो खिलाओ, नाक बोलेगा मुझे ये परफ्यूम लेके दो, कान बोलेगा मुझे डिस्को जाना है ना, और त्वचा आपकी स्किन जो बोलेगी, वो सारी दुनिया उसमें फंसी हुई है पोर्नोग्राफी में। तो ये इंद्रियों के बस में तो आ गए, या इलिसिट अफेयर जो है ना, काम इंद्रिय की वजह से। तो ये सब इंद्रियां जो है मन को भटकाती हैं, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो मन को डिसिप्लिन करो, मन को कंट्रोल करो। कंट्रोल कौन करेगा, बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो आप अपनी अवेयर रखो, जागृत रखो और जुड़े रहो परमात्मा से। परमात्मा से। सही बात। एक लास्ट सवाल के लेके सर खत्म करते हैं इसको, पॉडकास्ट को। लास्ट में बस एक सभी व्यूअर्स को एक सजेशन आप ये दो कि राइट टाइम क्या है खाने पीने का, स्लीपिंग का, उठने का,
एक पंचुअल वे में अगर कोई उसको फॉलो करता है कि वो कभी बीमार ना पड़े, कि ठीक है जिसको नहीं बीमारी है उसको भी हमेशा स्वस्थ रहे वो, तो क्या एक डिसिप्लिन वे है, कब खाना चाहिए लास्ट? तो वो बहुत सिंपल इसका आंसर है, आप प्रकृति को देखो। आप देखते हो, नहीं जाते जंगल में तो वैसे ही नेशनल ज्योग्राफिक देख लो, चिड़ियाँ देख लो। चिड़ियाँ शाम को 6-7 बजे अपने घर जाके सोने की तैयारी करती हैं। जंगल के पशु पक्षी सब शाम को 7 बजे जब सूरज चला जाता है, तो सूरज जब ढल जाता है तो हमारे भी सोने का समय हो जाता है। ओके, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, हम भी भगवान के हिसाब से हमारे भी वैसे ही अंग पैर दिए जैसे जानवरों के दिए। तो आँखों के पीछे हमारे भी ऐसे केमिकल्स निकलते हैं शाम को 7 बजे के बाद, जो हमें प्रेरित करते हैं कि सो जाओ। ओके, हमारी बॉडी पीनियल ग्लैंड से ऐसे हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं कि आपके हार्ट को बोलते हैं स्लो हो जाओ, रेस्पिरेशन को बोलते हैं स्लो हो जाओ, डाइजेशन को बोलते हैं बंद हो जाओ, है ना। तो हमारी नेचुरल फिजियोलॉजी ऐसी है। तो सोने का टाइम क्या हुआ फिर? जब सूरज चला गया उसके 1-1.5 घंटे बाद सोने की तैयारी कर लो। नहीं सोना 8 बजे नहीं सोया जाता, 9 बजे सो जाओ, 9:30 सो जाओ। तो 10 बजे से आगे तो जागो ही मत, मैक्सिमम है 10 बजे। ओके, तो 10 बजे सो गए तो 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी आराम से 6 बजे तक, ओके, है ना। तो 10 बजे भी आजकल के मॉडर्न कलयुग के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर अदरवाइज आप सोचे तो आइडियल टाइम इज़ बिफोर 9। ओके, परंतु आजकल कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, चलो 10 बजे तक की छूट दे देता। तो ये चीज़ फॉलो करने से कि सूरज के साथ उठना, सूरज के साथ सोने से भी हील होती हैं बीमारियाँ? बिल्कुल, हमारी सर्कैडियन रिदम है ना, हमारी ऋतुचर्या दिनचर्या आयुर्वेद में बताई गई है कि जो सूरज है वो डिसिप्लिन है, चांद डिसिप्लिन है, सब सारी सृष्टि डिसिप्लिन है। हम क्यों इनडिसिप्लिन फॉलो करते हैं? अगर हम इनडिसिप्लिन रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए उस डिसिप्लिन में आ जाओ, इस सृष्टि चक्कर को फॉलो करो, अंडरस्टैंड करो, देखो। तो ये नियम है सृष्टि का। सिस्टम से सो, सिस्टम से जागो। सुबह अर्ली मॉर्निंग आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया उठने का। 4 बजे सुबह उठ के अपना नित्य कर्म करके अपना थोड़ा मेडिटेशन करो, योग करो, प्राणायाम करो। आजकल के ज़माने में लोग कम करते हैं, परंतु करना चाहिए। उससे ना एक सिस्टम बना रहता है। दूसरी बात है, फिर उससे आपका फाइनेंस का चलन, तो फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी तभी स्ट्रांग होगी ना, आपकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होगी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगी तो आप अपने आप डिसीजन अच्छे लोगे, फाइनेंशियल डिसीजन भी अच्छे लोगे, तो फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी। फाइनेंसिस आ गए अच्छे तो सोशल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, सोसाइटी भी लाइक करेगी। तो ये सब स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है। आपका माइंड तभी बैलेंस होगा जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ, ये फिजिकल हेल्थ, ये फाइनेंशियल हेल्थ, ये सोशल हेल्थ, तो ये बैलेंस तभी बन पाएगा। तो खाने का ऐसा है कि खाने में जो भी चीज़ भगवान ने बनाई है सृष्टि में, जो पेड़ों पे लगी है, जो ज़मीन से निकली है, वो खानी चाहिए। ठीक है ना। जो फैक्ट्री से आई है, बेकरी से आई है, कन्फेक्शनरी से आई है, होटल से आई है, वो नहीं खानी चाहिए। बड़ा सिंपल फार्मूला है। नेचुरली पैक्ड फूड खाना चाहिए। जो नारियल पानी पियो नेचुरल पैक्ड है, केले खाओ नेचुरली पैक्ड है ना। जो भी चीज़ें फल फ्रूट है सब नेचुरल है ना। सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सब अन्न है, सब सभी। आजकल आप देखते हो कि सर छोटे छोटे बच्चों को भी डिजीज़ हो जाती है ना, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को भी। आई मीन ये सब पैक्ड फूड की वजह से ही, सब जंक फूड एंड पैक्ड फूड की। अब पेरेंट्स को ही नहीं पता क्या करना है, उनको टॉफियाँ देते रहते हैं, उनको चॉकलेट कभी कभी देनी चाहिए। जैसे आप चॉकलेट का पेड़ देखो, नहीं तो जरूर दो। ऐसा नहीं सर, मैं ये चलो वीडियो ख़त्म करनी थी, बट एक वैसी ना सवाल आ गया। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे मेरी गुड़िया 4 साल की है, तो कई बार रैंडमली सर जैसे मुझे दिक्कत हुई ना, उसके बाद से तो हमने बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, गुड़िया को भी नहीं खाने देना कुछ भी बाहर का, घर का, बहुत कम चॉकलेट। बट मेरे पेरेंट्स कई बार होते क्या कहते हैं, नहीं नहीं कभी कभी दिला दिया करो, आदत बनी रहनी चाहिए, शरीर को आदत बनी रहनी चाहिए। नहीं, तो ऐसा नहीं, ऐसा बोले कभी कभी लेज का पैकेट दिला दिया करो, भी बच्चे को थोड़ी तो आदत होनी चाहिए कि ऐसा कि कभी खा लेगा तो फिर एकदम बीमार हो जाएगा। ऐसा ये हम उनको बच्चों को विश करने थोड़ा बनाना चाहते हैं। नहीं, मेरे को ना कई बार मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ। मैंने कहा कि ठीक कह रहे हैं, मान लो कोई बच्चे ने कभी लेज का पैकेट नहीं खाया, एक बात कर रहा हूँ सर, कभी नहीं खाया, 15 साल की उम्र होगी, उसने कभी मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाए, बाहर की कोई चीज़, सडन वो खा ले, तो इससे भी कुछ ऐसा होता है कि एकदम उसकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, कुछ ऐसा? नहीं, केमिकल रिएक्शन तो होता ही है। अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसे परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेज के पैकेट खिलाओ या चॉकलेट्स खिलाओ या टॉफियाँ खिलाओ।
तो ये राइट नहीं है, क्योंकि वंस इन अ वाइल कभी कभी खा ले तो कोई खा ले, बट वरना अवॉइड ही करना। मजबूरीवश कहीं आप फंसे हो और आपको खाना नहीं मिल रहा और आपको 5 दिन हो गया खाना नहीं खाए तो खा लो। अदरवाइज तो नेचुरल स्नैक्स बहुत भगवान ने बनाए, खजूर खा लो, राइट। खजूर खाने में क्या प्रॉब्लम है, ट्रैवल कर ले तो केले खा लो, है ना, सब जगह मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। फ्लाइट में भी लेके जाओ अपने केले वगैरह। हाँ, नहीं वो सही है सर, मिलता तो सब कुछ है, बट वही आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया ना कि उसको ठीक करना पड़ेगा। यस, तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। बाकी अगर आप लोगों के कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसका रिवर्ट करने की। बाकी थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू। एक मैसेज आपके दर्शकों को देना चाहूँगा। आपका जो ज़्यादातर समय जो है ना अंकित जी के चैनल में आप देखते हो, ज़्यादातर फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में आप जानकारी लेते हो। बहुत अच्छी बात है, फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, परंतु जो शारीरिक हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है वो वेल्थ से भी बेटर है, मतलब ज़रूरी है। तो पहले आप अपना मन को शांत करो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करो, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाओ, और ये फाइनेंस तो कभी कभी आएगी नहीं आपको फिर।